हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे, नो डाउट अच्छे ही होंगे, होना भी चाहिए। बहुत कम समय है बेटा, एग्जामिनेशन का आप लोग का बहुत कम समय है, बिल्कुल पैसेंस से काम करना है। तो चलिए, टारगेट पॉलिटेक्निक में आपको ब्रह्मास्त्र का सीरीज चल रहा था, उसी में आज बहुत ही बेहतरीन अब तक जितने भी लेक्चर दिए हैं उसी कंडीशन से, उससे और भी बेस्ट करके और भी अच्छा करके बिल्कुल सुदृढ़ तरीका से कम समय में बेहतर कुछ देने का कंटेंट आपको ब्रह्मास्त्र चल रहा था। एक चीज़ मैं आप लोग को रिमाइंड करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोग को लास्ट में एक लेक्चर ब्रह्मास्त्र अंतिम प्रहार करके देने वाला हूँ, और ब्रह्मास्त्र अंतिम प्रहार एक 100 क्वेश्चंस का आपको कॉन्सेप्ट होगा। एक कंटेंट में 100 क्वेश्चन, और इसको 1.5 घंटा के अंदर, 1 घंटा 10 से 15 मिनट में, 60 से 70 मिनट में मैं उसको ध्वस्त करता हुआ नजर आऊँगा। तो उसको बिना देखे आप लोग परीक्षा भवन में नहीं जाएंगे, हमारे जितने भी बच्चे हैं। तो चलिए, आज आपके बीच स्टार्ट किया जा रहा है बहुत ही बेहतरीन सा लेक्चर। आपका किसका है? तो केमिस्ट्री का लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं। और आज बेटा ब्रह्मास्त्र का होल 6 का कहानी चलेगा हमारे पास। तो हमने क्या किया, कंटिन्यूअसली स्पीड को मेंटेन किया, कॉन्सेप्ट को मेंटेन किया, तरीका वही रखा, लेकिन अपने आप को एडजस्ट किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको ये समझने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। बेटा बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, नहीं आवश्यक है। आज के ये टेक्निकल दौर में ऐसे अगर नहीं मेंटेन करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा अपने आप को। तो वैसे तो हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो चलिए, आज आपके बीच बहुत ही बेहतरीन लेक्चर लेके आए हैं, और इसका कंटेंट, इसका सब चीज़ आपको तब पता चलेगा। क्वेश्चन तो इतने खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन इसमें डाला गया है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन का संगम लाए हैं कि आपका दिल गार्डन गार्डन होगा। लेकिन तब जब आप इसको लास्ट तक देखेंगे, तब बिल्कुल इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहिए। कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो आपको प्रॉब्लम लेना नहीं है, सीधा प्रॉब्लम हमारे मत्थे क्या करना है, थोप देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले बटन दबाना नहीं भूलना है, बिल्कुल बटन दबा देना है। समय बिना लैप्स किए हुए, बिना समय गंवाए हुए तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बेटा क्वेश्चन भी तो है। 50 क्वेश्चंस इन 50 मिनट, 50 क्वेश्चंस इन 50 मिनट का प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं। तो स्टार्ट किया जाए। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन। क्या कहता है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? बेटा सबसे हल्का तत्व अकॉर्डिंग टू मास भी देखिएगा तो हीलियम का मास आपका 1.008 होता है, लिथियम का मास अप्रोक्सीमेटली 6 के बराबर होगा, हीलियम आपको 4 के बराबर होगा, सोडियम आपका 23 के बराबर होगा। तो आपको सबसे कम कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन, यानी सबसे हल्का तत्व। टोटल 118 तत्व होते हैं, इस 118 तत्व में जो सबसे हल्का तत्व होता है वो आपको हीलियम होता है। इज इट क्लियर? ये पहला क्वेश्चन हमारा था। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, क्या कहता है कि परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? बेटा परमाणु के नाभिक का आकार किसके तुलना में, किसके तुलना में कंपैरिजन करेंगे तब तो पता चलेगा। तो एटम के तुलना में। जब रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को करवाया और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को करवाया, यानी अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग करवाया और न्यूक्लियस नाभिक के खोज को करवाया था, तो वहां पर आपको एक चीज न्यूक्लियस मिला था। उस न्यूक्लियस को क्या किया था, नाभिक को कंपेयर करवाने लगा, जैसे स्फेरिकल मान लिया। और इसमें जो बेटा ये नाभिक होता है P+N जो होते हैं ये, तो इसका साइज एटम से कंपेयर किया। तो डायमीटर जो होता है, जो डायमीटर आपका किसका, ये आपका किसका, परमाणु का व्यास है। ये क्या है, डायमीटर ऑफ एटम, यानी परमाणु का आपको व्यास दिया गया है। और ये आपको नाभिक का व्यास है। किसका व्यास है? नाभिक का व्यास है। ठीक है, ये आपका नाभिक का व्यास दिया गया। ठीक है, तो ये आपके परमाणु के व्यास है, और ये आपके किसके व्यास है? तो नाभिक के व्यास है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, मैं जो बताने जा रहा हूं, तो परमाणु और नाभिक का व्यास, तो नाभिक का जो, परमाणु का जो व्यास होगा वो नाभिक के व्यास का कितना, 10⁵ टाइम्स, यानी 1 लाख गुना बड़ा होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख गुना बड़ा। कितना बड़ा? 1 लाख गुना बड़ा क्या होता है? तो 1 लाख गुना बड़ा आपका होता है क्या, जो आपका नाभिक का व्यास होगा उसके व्यास से परमाणु का व्यास 1 लाख गुना बड़ा होगा। और जैसे ही दोनों का वॉल्यूम निकालिएगा, तो वॉल्यूम आप अगर एटम का निकालते हैं और वॉल्यूम आप अगर किसका निकालते हैं, न्यूक्लियस का निकालते हैं, तो चूंकि ये बेटा स्फेरिकल है
तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो 4/3 तो दोनों में कट जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आर क्यू बट्टा इसका क्या हो जाएगा आर क्यू। अब आपको डायमीटर पता है, तो डायमीटर जैसे ही आपको पता है तो डायमीटर से आप क्या निकाल सकते हैं, डायमीटर से रेडियस निकाल सकते हैं। तो आपको एटम का क्या हो जाएगा 10⁵ टाइम्स 10⁵ टाइम्स द रेडियस ऑफ क्या न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ एटम। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के 10⁵ गुना आपका ये हो गया, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का होल क्यू। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10⁻15 रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा, और नीचे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का होल क्यू है, यहाँ भी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का होल क्यू। ये इससे कट गया, कितना आया तो 10⁻15 गुना, 10 कितना गुना 15 गुना। तो यही लिखे हैं कि वॉल्यूम जो एटम का होगा और न्यूक्लियस से कितना गुना होगा, तो परमाणु का व्यास कहते हैं, परमाणु का जो आयतन होता है वो आपको नाभिक के आयतन का 10⁻15 गुना, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील के बराबर, यानी कितना 10 नील गुना बड़ा आपको होता है। यानी इससे जो नाभिक का आयतन होगा उससे 10 नील बड़ा आयतन किसका होता है, तो उसका परमाणु का आयतन होता है। तो यही आपके पास क्वेश्चन था। तो पूछ रहा है कि परमाणु के नाभिक का आकार कितना होगा, तो बेटा 10⁻15 टाइम्स, इसको उल्टा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बराबर क्या 10⁻15 गुना वॉल्यूम ऑफ एटम हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कहता है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया, पकड़ा गया सातिर चोर पकड़ा गया। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम या आधुनिक आवर्त सारणी बनाने वाला कौन था, ये आप लोग बार बार चिल्ला चिल्ला के किसका नाम बोलते हैं, तो नील बोर का नाम बोलते हैं। बुक भी लिखता है, अच्छी बात है उसके नाम से है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा राज है बेटा। ये क्वेश्चन आपको अक्सर पूछे जाते हैं और इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। कई एक बार रिपीट किया गया है इस क्वेश्चन को, आपके इस पॉलिटेक्निक के एग्जाम में हूबहू रिपीटेड है। तो आज उसका कहानी खत्म हो जाएगा, आज के बाद कभी भी रिपीट करेगा तो हमारे बच्चे से छूटने वाले नहीं है। तो कहता है न्यूलैंड, तो न्यूलैंड्स क्या किया था बेटा, ऑक्टेव रूल दिया था। न्यूलैंड्स क्या किया था, ऑक्टेव रूल दिया था। और ये ऑक्टेव रूल किसके हिसाब से दिया था, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, यानी क्या सारे गामा पाधा नी सारे गामा पाधा नी के बाद फिर से आया, तो सातवां के बाद जो आठवां एलिमेंट था वो पहला के बराबर था। ये नियम आपको कौन दिया था, न्यूलैंड्स। इसमें जो तत्वों को सजाया था वो उसका आधार क्या था, तो मास नंबर था, एटॉमिक मास था, परमाणु भार था। उसके बाद कौन आया, मेंडलीफ। तो मेंडलीफ बहुत बड़ा ज्ञाता था, रूस का रहने वाला था। मेंडलीफ बहुत बड़ा ज्ञाता था, नो डाउट। मेंडलीफ के विषय में आप लोग जानते भी होंगे। उस समय 56 एलिमेंट्स था। मेंडलीफ ने बहुत सारे चीज आपको दिए, इक्का का फॉर्मेशन बताया, कोई जो एलिमेंट नहीं खोजा हुआ था उसके विषय में भी बता दिया, भविष्यवाणी किया, जितना भी भविष्यवाणी किया वो सारा का सारा सही गया। तो बहुत बड़ा श्रेय मेंडलीफ को भी हम लोग देते हैं। उसके बाद कहता है डोबिनियर्स। डोबिनियर्स पहला वैज्ञानिक था जो पीरियडिक टेबल बनाना शुरू किया था। डोबिनियर्स कौन सा नियम दिया था, तो ट्राइट्स का नियम दिया था, ट्रैक नियम दिया था। डोमिनियर से बताया कि 3 तत्वों को ऐसे करके सजाया, जैसे यहाँ ए लिया और यहाँ बी लिया और यहाँ सी लिया। तो बी का जो एटॉमिक मास था वो A+C/2, यानी A+C ऊपर और नीचे वाले तत्वों के परमाणु भार के लगभग औसत भार के बराबर बीच वाला आता था। ऐसे 3 एलिमेंट का समूह बना बना के डोमिनियर से सजाया था। और पहला वैज्ञानिक था जो आवर्त सारणी में तत्वों को सजाना शुरू किया था, वो कौन था, तो डोमिनियर था। और इसके बाद जो ऑप्शन बचता है बेटा, मोसले। मोसले ही सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी जो है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो बनाया गया, उसके लिए मॉडर्न पीरियडिक लॉ जो देने का काम किया था वो कौन किया था, तो मोसले ने किया था। कब किया, कैसे किया, नील बोर तो बहुत बात का कहानी है। देखिए मैं आपको समझाता हूं।
कहता है कि 1913 में हेनरी मोस्ले ने क्या किया कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल दी। हेनरी मोस्ले 1913 में ही आपको क्या दिए थे, मॉडर्न पीरियडिक टेबल को दिए थे। आधुनिक आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त नियमावली के अनुसार बनाया था। ठीक है, वो किए क्या थे, तो ये अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक थे, ये आपको इंग्लैंड के रहने वाले भौतिक वैज्ञानिक थे। वो क्या किए कि तत्वों की वेवलेंथ, जो तत्वों की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए अल्फा रे का उपयोग किया और इन मापों को क्या परमाणु क्रमांक, क्या इसके परमाणु अंक या परमाणु क्रमांक से सहसबद्ध किया। और क्या कहता है कि ये किए क्या, तो इन्होंने क्या किया कि तत्व जो था, जितने भी आपको तत्व थे, जो एलिमेंट होते हैं, उन तत्व के वेवलेंथ को माप रहे थे, उन तत्व के तरंग दैर्ध्य को मापने का काम कर रहे थे। कौन, मोस्ले साहब क्या कर रहे थे कि परमाणु के, या परमाणु कहते हैं, तत्वों के तरंग दैर्ध्य को मापने का काम कर रहे थे। किसकी मदद से, अल्फा किरण की मदद से। तो उन्होंने जब मापा तो वहां पर उन्होंने देखा कि उसका उपयोग, जब ये अल्फा कण के उपयोग की मदद से तत्वों के लेमडा यानी तरंग दैर्ध्य को माप रहे थे, तो इस मापने के दौरान उनको कुछ नजर आया। क्या नजर आया, तो उनका ध्यान परमाणु संख्या पर गया और परमाणु संख्या के आधार पर वो क्या किए, इसको मापने का काम किए। फिर उन्होंने क्या किया कि जेड आपका क्या है, परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या के आधार पर क्या किया कि पीरियोडिक टेबल को, जो पहले से त्रुटि था, जितने भी वैज्ञानिक, इससे पहले जितने भी वैज्ञानिक ने पीरियोडिक टेबल को बनाया, तो उसका फंडामेंटल जो आधार था, जो मूलभूत आधार था, वो परमाणु भार के आधार पर सजा रहे थे तत्वों को। और इन्होंने क्या किया कि जब तत्व के तरंग दैर्ध्य को निकाल रहे थे अल्फा रे की मदद से, तो वहां बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिला। और एट लास्ट इनको ये समझ में आया कि अगर हम परमाणु भार को छोड़कर परमाणु संख्या के आधार पर हम निकालना शुरू करें, तो जितने भी त्रुटि आज तक जितना वैज्ञानिक को आया है, वो सारा त्रुटि क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और हमारा आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक नियम से बनेगा और कहीं से कुछ रह नहीं जाएगा। तो ये कथन आपको किसने दिया था, तो ये आपको मोस्ले ने दिया था। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो मोस्ले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देने वाले पहला वैज्ञानिक थे। जो अभी आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, उसका जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था, उसको नील बोर्ड ने नहीं, किसने दिया था, मोस्ले ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बेटा, क्या कहता है कि दूध का पीएच मान, दूध तो सब पीता होगा, दूध का पीएच मान 6.6 होता है। बेटा ये थोड़ा सा अम्लीय होता है, 7 से थोड़ा कम है, इसलिए ये थोड़ा सा क्या होता है, अम्लीय होता है। दूध आपका क्या होता है, थोड़ा सा अम्लीय होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि उत्प्रेरक कैटेलाइसिस की खोज किसने की। बेटा कैटेलाइसिस का खोज किसने किया, तो हम आपको बताते हैं। कैटेलाइसिस का खोज बर्जिलियस ने किया था। बर्जिलियस वाइटल फोर्स थ्योरी भी दिया था, ठीक है। बर्जिलियस हाइपोथेसिस का नियम भी, बर्जिलियस हाइपोथेसिस भी बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो आपको लिविंग फोर्स के उपस्थिति में होता है, जिसको वाइटल फोर्स हम लोग बोलते हैं। सजीव में ही बनता है, निर्जीव में नहीं बनता है। ऐसा भी हमने आपको इससे पहले क्वेश्चन करवाया था। बर्जिलियस छोटा मोटा आदमी नहीं था, बर्जिलियस ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिया। बर्जिलियस पहला वैज्ञानिक है जिन्होंने कैटेलिस्ट के विषय में बताया, उत्प्रेरक को लॉन्च करने वाला, उत्प्रेरक के विषय में बताने वाला, उसको खोज के लाने वाला बर्जिलियस। ये बर्जिलियस क्या करवाएं कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करवाना शुरू किया। और जब रासायनिक अभिक्रिया को करवा रहे थे उन्होंने, तो क्या किया कि उस बीच में कुछ और एक्स्ट्रा फॉरेन पार्टिकल्स जो है, कुछ अलग से पार्टिकल्स को, अलग से सब्सटेंस को बार बार उसमें डाल रहे थे। जब उन्होंने अलग से बहुत सारे केमिकल रासायनिक अभिक्रिया में डालना शुरू किया और उसके रेट को पता किया, रासायनिक अभिक्रिया के रेट को पता किया, कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, मान लो A + B को मिलाकर C + D बना रहे हैं, और वहां पर कोई बाहरी पदार्थ X को डाल दिए, A + B को मिला के वही केमिकल रिएक्शन C + D बना रहे हैं, Y को डाल दिए, P को डाल दिए, M को डाल दिए, ऐसे ऐसे बाहर से सब्सटेंस को डाल रहे थे। और फॉरेन पार्टिकल्स जो बाहर से उन्होंने डाल रहा था, तो प्रत्येक बार वो रेट चेक कर रहे थे कि क्या रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है, किस दर से हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि बहुत केस में जब बाहर से डालते हैं तो कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो उस पार्टिकल्स का नाम उन्होंने क्या रख दिया, कैटेलिस्ट रख दिया। तो इसको ढूंढा कौन था, तो बर्जिलियस ने। तो उत्प्रेरक को सबसे पहले खोजने का काम बर्जिलियस ने कब किया, तो 1835 में किया। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो स्वीडिश केमिस्ट थे, ठीक है, स्वीडिश यानी स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। जोन्स जैकब बर्जिलियस ने खोजा था, और इसको बेटा फादर ऑफ मॉडर्न केमिकल साइंस यानी आधुनिक रसायन
ज्ञान का आधुनिक रसायन विज्ञान का संस्थापक भी कहा जाता है या आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किसको? बर्जीलियस को। तो आपको समझ में आ गया होगा। रदरफोर्ड क्या किया था? तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करवाया था। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को बताया। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किया। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का खोज किया। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के विषय में बहुत कुछ बताया। न्यूक्लियस के मास के विषय में बताया, एटम के मास के विषय में बताया, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं वो बताया, शेप साइज क्या होता है वो बताइए। सारा काम रदरफोर्ड ने किया। लुईस और कोसेल ये फालतू का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दे दिए। बहुत अच्छा। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डीडीटी का पहले जो बच्चे बहुत पुराने, आप लोग अपने फादर से पूछेगा तो आपको पता होगा कि गर्मी या बरसात जब आती थी तो उस समय बिहार सरकार या भारत सरकार एक मच्छर मारने का दवा छिड़काव करवाता था। वो डीडीटी का मेडिसिन था। लंबे समय तक आपके घर में आता, ऐसे 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 पूरा छीट के जाता। तो मच्छर ने के लिए कीटनाशक दवा आपका डीडीटी होता है। पूछ रहा है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो बेटा डीडीटी क्या होता है मैं उसको लिखा हूं। कहता है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या हुआ? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन आपका डीडीटी होता है। इसका रासायनिक सूत्र जब लिखिएगा तो C14H9Cl5 होता है। कैसे कैसे होता है देखिए। C14 है यानी कितने? तो 14C है। तो 14C कैसे होगा? देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद 13 1 14, कितना सी हो गया? 14। 5 क्लोरीन है। 1 2 3 4 5 क्लोरीन है। और हाइड्रोजन जब आप जोड़िएगा तो सब जगह लगा दीजिएगा हाइड्रोजन, आपको 9 हाइड्रोजन आ जाएगा। कितना हाइड्रोजन आ जाएगा? 9 हाइड्रोजन। ऐसा आपका डीडीटी का स्ट्रक्चर होता है। कहता है इसी इट इज ए ऑर्गेनोक्लोराइड। ये आपका क्या होता है? कार्बनिक क्लोराइड होता है। ये क्या होता है कि कार्बनिक क्लोराइड होता है। कहता है इट किल्स मॉस्क्यूटो। ये मच्छर को मारने के काम में आता है। किसके काम में आता है? तो ये मच्छर के मारने को काम में आता है। यानी ये मच्छर मारने वाला क्या होता है? दवा होता है जो मच्छर को मारने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यह पहला आधुनिक कीटनाशक था। ये पहला आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था। पहले बेटा मलेरिया का बहुत ज्यादा दौर था। मच्छर काटता था तो मलेरिया बहुत ज़्यादा था। मलेरिया बुखार लगता था जो मार देता था। ब्लड से प्लेटलेट्स को बहुत घटा देता था। आदमी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता था। तो पहला ये आधुनिक कीटनाशक दवा था डीडीटी, जिसका उपयोग मलेरिया के विरुद्ध किया गया था। लेकिन बेटा इसका उपयोग करना छोड़ दिया गया, या हमारे मच्छर का छिड़काव करना भी अभी मच्छर का छिड़काव डीडीटी का नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को क्या कर रहा है? बहुत ज़्यादा प्रदूषित करता है। इसीलिए हम लोग इसका छिड़काव करना बंद कर दिए। लेकिन 1950 के बाद, लगभग 1950 के बाद इसे कृषि कीटनाशी के रूप में उपयोग करने लगे। हम लोग क्या करने लगे? मनुष्य तो स्वार्थी होता है, चलो वहाँ नहीं होगा तो कहाँ? खेत खलिहान जो आपका कृषि होता है, एग्रीकल्चर में कीड़े मकोड़े और कीटनाशक को मारने के लिए, सब्जी साग में कीड़े मकोड़े ये सब को मारने के लिए ऐसे प्रयोग में लाना शुरू कर दिए। ये कैसा होता है? तो बेटा कलरलेस होता है। इसके कोई रंग नहीं होते हैं। ये टेस्टलेस होता है, स्वाद विहीन होता है, न इसका कोई स्वाद होता है। ये ऑर्डरलेस होता है, न ही इसका कोई सुगंध होता है। न स्वाद होगा, न रंग होगा, न ही सुगंध होगा। न स्वाद होगा, न रंग होगा, न सुगंध होगा। इट पॉल्यूट्स इन्वायरमेंट। ये हमारे पर्यावरण को क्या करता है? प्रदूषित करता है। तो पूरा कहानी हमने डीडीटी का आपके सामने रख दिया। अब पूछ रहा था पूरा नाम क्या है? तो डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है कि मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों में भरने में उपयोग में लाया जाता है? तो बेटा ये 4 ऑप्शन है। अब कहता है कि मौसम संबंधित जानकारी लेना है, तो मौसम का जानकारी लेगा। तो मौसम का जानकारी लेने के लिए अब किसी के विषय में तुमको कुछ जानकारी चाहिए तो उससे कांटेक्ट करेगा ना। चाहे जैसे कांटेक्ट करो, मोबाइल से कांटेक्ट करो, या उसके घर पर जाओ, या उसके समाज में जाके पता लगाओ, यही करना होगा। तो मौसम संबंधित जानकारी अगर वैज्ञानिक को चाहिए तो कहता है
है कि गुब्बारे में कौन सा गैस भरेगा, तो भाई ऐसा गैस को डालो ना कि गैस वहां पहुंच जाए। तो वहां पहुंचने वाला गैस कौन सा है, मैंने इसे पहले क्लास में भी चर्चा किया था। तो जो हॉट गैस होता है, गर्म गैस बैलून में डालते हैं तब वो उड़ता है ना, तो जो इसका लोअर डेंसिटी कम होता है, घनत्व कम होता है, उस गैस को बैलून में भर दीजिएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर बेटा हीलियम गैस को हम लोग क्या करते हैं, भर देते हैं। और हीलियम गैस क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर का जो, वैसे हालांकि ये पर्याप्त मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में पाया नहीं जाता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस हीलियम गैस को गुब्बारे में भर दिया जाता है और वो गुब्बारा सहित कहाँ चला जाता है, एक ही बार ऊपर चला जाता है। और ऊपर जाने के बाद उसमें बहुत सारे ऐसे कुछ होंगे जो लगा देते हैं। तो ऊपर जाने के बाद मौसम विभाग का कहाँ क्या है, कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, वो कितना ऊपर जाके फुट रहा है, उसकी क्या टेंडेंसी है, तो उसके हिसाब से हम बहुत कुछ पता लगा लेते हैं। तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अब कहता है कि रबर से बने गुब्बारा, जो बैलून आप लोग देखते हैं उसका आविष्कार भी बेटा कौन किया था, माइकल फैराडे ने बैलून का आविष्कार किया था। कब, 1824 ईस्वी में माइकल फैराडे ने क्या किया था, बैलून का आविष्कार किया। और कैसे, तो विभिन्न गैसों के प्रयोग के दौरान, बहुत सारे गैस का जब वो प्रयोग कर रहे थे उसी समय उन्होंने किसका आविष्कार किया, बैलून, रबर से बना गुब्बारा, जो बैलून आप लोग अभी बर्थडे इधर उधर में यूज करते हैं, उसका आविष्कार 1824 ईस्वी में माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। और मौसम विभाग में हीलियम का क्यों प्रयोग किया जाता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि चांदी का अयस्क निम्न में से कौन सा है। तो बेटा ये सारे के सारे अयस्क है। अयस्क क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। इससे पहले भी बताया हूं कि माइंस से क्या प्राप्त किया जाता है बेटा, माइंस से मिनरल्स प्राप्त किए जाते हैं। माइंस से जो निकलता है, खान से खनिज निकलता है और खनिज से जो होता है वो ओर्स निकलता है। ये तीन चीज, ये आपका माइंस है। माइंस का मतलब होता है खान, खान से जो प्राप्त किया गया वो आपको क्या हो गया, खनिज, खान से जो प्राप्त किए वो खनिज हो गया। और खनिज से जिसे प्राप्त किया गया इसी को अयस्क बोलते हैं। तो अयस्क क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे कम खर्च पर आसानी से धातु को प्राप्त कर लिया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। तो आपका बॉक्साइड है, तो बॉक्साइड बहुत अच्छा ओर होता है किसका बेटा, एल्युमिनियम का। क्यूप्राइट बहुत अच्छा ओर होता है किसका, कॉपर का। हेमेटाइट आयरन का ओर होता है और अर्जेंटाइट सिल्वर का ओर होता है। तो आपको चारों में दिखाई दे रहा होगा कि सिल्वर किस में पाया गया है, अर्जेंटाइट में पाया गया है। तो कहता है कि चांदी यानी सिल्वर का अयस्क कौन होगा, तो अर्जेंटाइट होगा। इज इट क्लियर, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है कि भूप्रपट्टी, भूप्रपट्टी मतलब क्या, अर्थ क्रस्ट यानी पृथ्वी के सतह पर भूप्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, यानी हमारे पृथ्वी के सतह पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इन आवर अर्थ क्रस्ट। हमारे पृथ्वी के सतह पर यानी पृथ्वी के भूप्रॉपर्टी पर या पृथ्वी के क्रस्ट पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, वही आपको क्वेश्चन में है। चार ऑप्शन दिया हुआ है बेटा, नाइट्रोजन N2, मैंगनीज दिया हुआ है, Mn ऑक्सीजन दिया हुआ है और सिलिकॉन दिया हुआ है। हम आपको बता दें कि कौन सा पाया जाता है, तो ऑक्सीजन बेटा 46.6% होता है, सिलिकॉन आपका कितना होता है 28% होता है, एल्युमिनियम आपको कितना होता है तो 8% होता है और आयरन आपका कितना होता है तो 6% होता है। तो ये उपस्थिति है। तो सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया गया, तो हमारे पृथ्वी के भूसतहीय भाग पर, हमारे पृथ्वी के क्रस्ट पर सबसे ज्यादा मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो आपको कौन सा होता है, ऑक्सीजन। और दूसरा जो होगा वो आपको सिलिकॉन होगा, तीसरा जो होगा वो एल्युमिनियम होगा और चौथा जो होगा वो आयरन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा। क्या कहता है कि नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है। मैंने बेटा कई एक बार चर्चा किया, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, एक्स रे, ये सारे रे जो होते हैं वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होते हैं, वैद्युत चुंबकीय किरण होते हैं, हाईली पावरफुल होता है। इसके पास इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल दोनों प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, इसके पास ऊर्जा जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो कहता है कि पेनेट्रेशन पावर, चुभने की शक्ति, मैंने इससे पहले भी कहा था कि आपका हड्डी पसली टूट जाता है, बच्चा को एक्सरे करवाने ले जाते हैं तो बार बार 2-3 बार गड़बड़ करेगा तो चौथा बार वो एक्सरे नहीं करेगा, क्योंकि चौथा बार आप लोग को अल्ट्रासाउंड, आप लोग को एक्सरे, ये सब सोच समझ के करवाना चाहिए। पैसे बचाने के चक्कर में ऐसे जगह चले जाते हैं, वो रे बेटा अगर ज्यादा समय तक आपके शरीर से पास कर जाएगा तो उसमें वो होल कर देगा, छेद कर देगा, वहां दाग लग जाएगा, कुछ समय के बाद वो चीज सड़ना शुरू हो जाएगा, आपको भविष्य में बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो कह रहा है
कि नाभिक से निकलने वाले विकिरण आपको कौन होते हैं, तो मुख्य रूप से होता क्या है कि उच्च ऊर्जा वाले जो पदार्थ होते हैं उसको अगर निम्न ऊर्जा में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, उच्च ऊर्जा वाले पदार्थ को निम्न ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ से अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है, जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का न्यूक्लियर फिजन करवाया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन करवाया जाता है, नाभिकीय अभिक्रिया करवाया जाता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपको ऑलरेडी जो होता है रेडियो सक्रिय होता है, जहाँ से अल्फा बीटा और गामा रे कंटिन्यूअसली निकलते रहता है, तो वहां से जो अल्फा बीटा गामा रे आएगा तो सबसे ज्यादा पेनेट्रेशन पावर बेटा गामा रे का होता है, यानी भेदने की शक्ति गामा रे का, उसके बाद बीटा का होगा, उसके बाद अल्फा का होगा। अल्फा बीटा जो निकलता है वही आपस में मिलकर गामा का फॉर्मेशन करता है। और 1900 में यानी 1900 में फ्रांस के भौतिक शास्त्री जो थे पॉल बिलार्ड, इन्होंने किसको खोजा था, गामा रे को खोजने का काम कौन किया था, तो पॉल बिलार्ड आपको भौतिक शास्त्री से फ्रांस के रहने वाले, जिन्होंने 1900 ईस्वी में गामा रे को खोजा था। और सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसका होता है, गामा रे का होता है। आपको अगर ज्यादा दिक्कत है, इससे न समझ में आता है, तो बेटा हम रेडियो एक्टिविटी का पूरा एक मॉडल सेट ही बना के आपको दे चुके हैं, वहां जाके आप चेक करके देख सकते हैं। कौन सा सेट है वो अभी हमको याद नहीं है, लेकिन मॉडल पेपर या मॉडल सेट में पूरा रेडियो एक्टिविटी का अल्फा बीटा गामा स्पीड सारा चीज बता दिए थे कि गामा रे का स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, पेनिट्रेशन पावर क्या होगा, बनेगा कैसे, सारा कहानी आप लोग को समझा चुके। तो यहाँ ये समझ में आ गया होगा जो हम गामा रे के विषय में बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बायोगैस, अगला क्वेश्चन क्या है, बायोगैस का मुख्य घटक निम्नों में से कौन सा है। बायोगैस यानी क्या, जैविक गैस। बायोगैस मतलब क्या, जैविक गैस। तो जैविक गैस का मुख्य घटक बेटा मीथेन होता है। क्यों होता है अभी हम समझाएंगे। इथेन नहीं होगा, प्रोपेन नहीं होगा, ब्यूटेन नहीं होगा, ये चारों का चारों आपको पता होगा। ये CH4 इसका केमिकल फार्मूला होता है, इसका C2H6 हो जाता है, इसका C3H8 हो जाता है, प्रोपेन सब अल्केन ग्रुप का है, इसका C4H10 हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे में आपको कह रहा है कि मीथेन होता है। क्यों होता है, तो ड्यू टू हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसका कैलोरीफिक वैल्यू इन सभी गैसों के कंपैरिजन में कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मीथेन का कैलोरीफिक मान यानी 1 ग्राम मीथेन को जलाइएगा तो उससे ज्यादा एनर्जी मिलेगा इन सभी के कंपैरिजन में। तो बायोगैस में आपको पाया क्या सब जाता है वो मैं आपको बताता हूं कि बायोगैस में कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो बायोगैस होता क्या है, बहुत सारे गाय का गोबर, ये खाने पीने का सब्सटेंस या ऑर्गेनिक जितने भी सब्सटेंस है उस सबको किसी एक टैंकी में डाल दीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, उसको डिग्रेड करवाइए, फर्मेंटेशन की क्रिया करवाइए, धीरे धीरे सड़े गलेगा, सड़ गल के वहाँ से गैस निकलेगा। गैस ऐसा होता है कि वो जब जलेगा तो आपको एनर्जी देगा, कम खर्च में आपको अवेलेबल हो जाता है। सड़े गले पदार्थ जो सड़ गल के वर्मी कंपोस्ट का फॉर्मेशन करता है, तो सब एंगल से बेनिफिशियल था। आधुनिक दौर में कुछ दिन पहले बायोगैस का अच्छा ट्रेंड चल रहा था, अब तो LPG आया तो उसको खत्म कर दिया। अब कहता है कि बायोगैस होता क्या है, तो बायोगैस में बेटा मीथेन 50 से 70% मीथेन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको 25 से 45% पाए जाते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके बाद आपको वाष्प पाया जाता है। वाष्प पाया जाता है, सिंपल वाटर नहीं, ये जल वाष्प पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, अमोनिया इत्यादि, ये सारे के सारे गैसेज पाए जाते हैं। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाएगा, मुख्य घटक जो होगा आपको सबसे अधिक मात्रा में जो आपको बायोगैस में कोई गैस अगर पाया जाता है तो वो बेटा 50 से 70% कौन पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। दूसरा आपका जो होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उसके बाद सो मेनी गैसेस इसमें अवेलेबल होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है बेटा वनस्पति घी। वनस्पति घी का गलनांक शरीर के ताप से कम होता है। हमेशा शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग ये 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से हमेशा जो आपका वनस्पति घी होगा, जो डालडा होता है, वनस्पति घी जो डालडा होता है उससे कम होता है। और हम डालडा को ही क्या करवाए थे, हाइड्रोजनेशन करवा दिए थे, तो उससे हमको फॉर्चून मिल गया था। क्या मिल गया था, फॉर्चून मिल गया था। इसी का प्रयोग करके बहुत लोग राजा हो गए, आप समझ गए होंगे कौन राजा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि शराब, शराब यानी जानते होंगे बेटा पैक, पैक पीले पीले, गाना सुना है ना, वो मेरे जानी, कितना अच्छा गाना है तिरंगा। तो वही बता रहे हैं कि शराब जो होता है, शराब में निम्न में से
क्या उपस्थित रहता है, शराब में निम्न में से क्या उपस्थित रहता है, तो बेटा अल्कोहल रहता है। तो अल्कोहल तो तुम लोग जानता है, जरा अल्कोहल का कहानी बताओ कि अल्कोहल शराब में होता है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, इसके बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। ये आपका CH3OH हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, मीथेनॉल हो गया। ये आपका क्या हो गया, मीथेनॉल हो गया, नहीं, या इसको हम लोग मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका नाम हम लोग मिथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम हम लोग मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, इसका सामान्य नाम मिथाइल अल्कोहल होता है। वैसे ही आप अगर CH3 CH2OH लेते हैं तो ये आपका इथेनॉल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इथेनॉल हो जाता है, और इसका नाम हम लोग इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो ये हिंदी में नाम है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिखो, तो ये बेटा IUPAC नेम है। ये कौन सा नाम है, तो IUPAC नाम है, और ये आपका कॉमन नाम है, सामान्य नाम है। ये आपका इसका कौन सा नाम है, तो IUPAC नाम है, ठीक है। ये आपका कौन सा नाम है, तो ये आपका कॉमन नाम है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये जो मिथाइल अल्कोहल है, दोनों सेमी कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों सेम है, अल्कोहल का ही कंपाउंड है, लेकिन ये बेटा जहर होता है। ये आपका क्या होता है, जहर होता है। और ये क्या होता है, तो ये अमृत होता है। बड़ा अजीब बात है भाई, ये क्या होता है, अमृत होता है। ये आपका जहर हुआ सेमी कंपाउंड, और ये आपको अमृत हो गया। और बेटा शराब में यही अमृत पाया जाता है। वाह रे अमृत वाणी, क्या बात है, ऊपर वाले ने समुद्र मंथन किया तो अमृत निकाला, वो अमृत हमको पीने के लिए डाल दिया, आज हमको कोई पीने नहीं देता है। बताओ ये कैसी दुर्दशा है इस पृथ्वी की। मैं आपको समझाता हूँ। क्या कहता है कि ये आपका इथाइल अल्कोहल है, ये आपका मिथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल ही बेटा शराब में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इथाइल अल्कोहल। ये आपके वाइन्स जहर होते हैं शराब में, इसीलिए कह रहे हैं कि शराब में एक्सेस अमाउंट में रहता है, तो उसका सेवन हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन आपको जितने भी मेडिसिन आते हैं, कफ सिरप और जितने भी मेडिसिन आते हैं, वो सारे में बेटा अल्कोहल का कुछ ना कुछ अमाउंट होता है, इथाइल अल्कोहल का अमाउंट होता है। ये भी चीज़ जो आप देखते हैं, तो इसमें अगर ज़्यादा मात्रा में इसका आप सेवन करते हैं, कफ सिरप ही सब जितना आता है ना, उस समय क्या इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसिन में लगभग आपको अल्कोहल के इस्तेमाल में इथाइल अल्कोहल ही यूज किया जाते हैं। एसिटिक अम्ल नहीं किया जाता है, मिथाइल अल्कोहल नहीं किया जाता है, क्लोरोफॉर्म नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कहता है हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है RDX। सिनेमा देखा होगा, RDX मैन क्या लेके जा रहा है, तो RDX लेके जा रहा है। ऐसे ऐसे जा रहा था, तस्कर को पकड़ा गया, उसके पास 2 किलो RDX था। RDX क्या होता है बेटा, RDX मैन, टकलू मैन का कहानी जानता होगा। अब देखिए क्या कहता है कि RDX के विषय में मैं आपको बताता हूँ। RDX एक कार्बनिक यौगिक है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका अणुसूत्र आपका O2N2CH2 होल थ्राइस, O2N2CH2 होल थ्राइस इसका आणविक सूत्र होता है, ठीक है। और ये आपका प्रसिद्ध विस्फोटक है, यानी बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव है। जैसे बम विस्फोट करता है, वैसे RDX में विस्फोट करता है। यानी बम में क्या, इसको अगर डाल दिया है तो बहुत बड़ा विस्फोटक है, प्रसिद्ध विस्फोटक है। सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। ये बेटा बिल्कुल व्हाइट होता है, देखता होगा ड्रग्स का सिनेमा में जो आता है पैकेट में पैक किया हुआ, यही रहता है RDX, जो सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है, यानी व्हाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है। ये गंधहीन होता है, इसके कोई खुशबू नहीं होते हैं, न ये सुगंधित होता है, न ये बदबूदार होता है, ठीक है। स्वादहीन होता है, नहीं इसका कोई टेस्ट होता है। रासायनिक रूप से नाइट्रामाइड वर्ग से आता है। तो नाइट्रामाइड वर्ग का जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे एक्सप्लोसिव होते हैं। ट्राइनाइट्रोटोलिन, TNT, नहीं ऐसे बहुत सारे कंपाउंड, तो वो सारा एक्सप्लोसिव का काम करता है। जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं उसमें उसका हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उसी ग्रुप से ये रासायनिक रूप से किससे, RDX भी आपका नाइट्रामाइड ग्रुप से ही आता है। अब कहता है कि ये आपको बिल्कुल जैसे RDX होता है वैसे ही HMX होता है, HMX उससे मिलता जुलता है। RDX जो होता है वो बेटा ज्यादा एनर्जेटिक। ट्राइनाइट्रोटोलिन, TNT जो हम पढ़ाए थे, वो TNT जो हाइड्रोजन बम में विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, TNT से ज्यादा ऊर्जावान होता है। RDX के पास ऊर्जा क्या होता है, ट्राइनाइट्रोटोलिन से ज्यादा होता है। इसका इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध में RDX का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया गया था, खूब इस्तेमाल किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार में RDX का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया गया था। और कहता है कि अभी भी RDX का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है, जो हमारे सैन्य दल के लोग हैं, सैनिक हैं हमारे, वो आज के डेट में भी RDX का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा कहानी हो गया। आप क्वेश्चन पर आते हैं, कहता है एक प्रकार का उपकरण, एक प्रकार का जीन उर्वरकों के निर्माण में प्रयुक्त रसायन एक विस्फोटक। क्या है, प्रसिद्ध विस्फोटक है, नामी गामी विस्फोटक है, क्योंकि इस पर बहुत सारे सिनेमा भी बने हैं, आप जानते होंगे।
आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिए, क्या कहता है, वैद्युत अपघट्ट अवकरण किस पर होता है। मैंने बेटा कई एक वर्ड आपको याद करने के लिए दिया था, आज मैं फिर याद करवाता हूं। केयर वर्ड को याद रखिएगा, पहले भी बोल चुके हैं, आज भी कह रहे हैं। केयर का मतलब बेटा होता है, ये आपका हो गया कैथोड, ये आपका क्या हो गया कैथोड, और कैथोड पर ये क्या हो गया रिडक्शन। आपको क्वेश्चन में यही पूछा गया है, ठीक है। और कुछ वर्ड मैंने बताया था, उसको बोले थे कि एकदम गांठ बांध लो। लियोजर को याद रखिएगा। लियोजर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन होगा। इसका मतलब हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को खोना, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना, यह आपका अवकरण हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। इतना ही नहीं, और कुछ वर्ड आपको बताए थे, लोन। और क्या बताए थे, लोन। लोन लेल का मतलब होता है लेफ्ट, एल का मतलब होता है लेफ्ट, ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ओ का मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब होता है एनोड, ए का मतलब होता है एनोड, और एन का मतलब होता है निगेटिव। बात खत्म। इतना ही से आपको लगभग जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको इसी वर्ड से खत्म हो जाएगा। पूछ रहा है कि वैद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइटिक इंडक्शन में या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या कहता है, अवकरण किस पर होगा, तो केयर कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। कैथोड पर किस पर होगा, कैथोड पर होगा। आ गया समझ में, यहीं से बन गया। इसमें पूछता कि रिडक्शन क्या, अब पूछ देता कि तुमको कैथोड जो होगा वो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, तो यहाँ बता दिए एनोड निगेटिव होता है तो कैथोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे आप कुछ भी बता सकते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बेटा किस पर मुक्त होगा वो आपको पता करना होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। तो भाई रिडक्शन कहाँ हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है किस पर, कैथोड पर। तो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब रिडक्शन होगा, यानी कैथोड इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा। एनोड इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, लूज कर रहा होगा। तो इससे आपको ये तीन वर्ड की मदद से, ये तीनों वर्ड को याद रखिएगा, केयर, लियोजर और लोन। ये तीन वर्ड से आप लगभग इलेक्ट्रोलाइटिक का मैक्सिमम क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या है। बेटा हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स है। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स है, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है। समस्थानिक कितने हैं हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक तत्व है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक तत्व है। वो कौन कौन, वो मैं आपको बताता हूँ। एक आपको बेटा प्रोटियम है, ठीक है, एक आपका ड्यूटेरियम है, क्या है, ड्यूटेरियम है, और तीसरा आपका क्या दिया हुआ, तो ट्रिटियम दिया हुआ। तीसरा क्या है, ट्रिटियम है, ठीक है। प्रोटियम में क्या लिखते हैं, 1 1 लिखा जाता है। ड्यूटेरियम में क्या लिखते हैं, 1 2 लिखते हैं, ठीक है। और ट्रिटियम में क्या लिखते हैं, 1 3 लिखते हैं। इसको एच के फॉर्म में भी लिखिएगा तो 1 1 लिखेंगे, एच के फॉर्म में 1 2 लिखेंगे, और एच के फॉर्म में आपका 1 3 लिखेंगे। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखिएगा तो सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या देख लीजिए। तो इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, ठीक है। जब प्रोटॉन इसमें देखिएगा तो इसमें भी 1 1 और 1, और जब न्यूट्रॉन इसमें देखिएगा तो न्यूट्रॉन आपका कितना हो जाएगा, तो इसमें जो न्यूट्रॉन देखिएगा वो आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, हाँ यहाँ पर लिख देते हैं। आपका न्यूट्रॉन जब देखिएगा तो न्यूट्रॉन आपको प्रोटियम में कितना होगा, तो नहीं होगा। ड्यूटेरियम में कितना होगा, तो 1 होगा, और ट्रिटियम में कितना होगा, 2। तो अंतर कहाँ से होता है, तो प्रोटियम में आपके न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होते हैं और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन। तो कितने आइसोटॉप्स हो गए, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हो गए। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स हो गए, 3 आइसोटॉप्स आपके हाइड्रोजन के हो गए। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हो गए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा। क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो बेटा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस पूरे पृथ्वी मंडल में जितने भी जीव हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का क्रिया इस पृथ्वी के लिए, इस पृथ्वी पर जितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो भी है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के लिए 4 चीज़ की अहम आवश्यकता होती है। एक तो आपका क्लोरोफिल होता है, जो बेचारा ऊपर वाले किसको दे दिए हैं, पौधा को दे दिए, दूसरे किसी को नहीं दिए। इसीलिए हमेशा उसको, आपको जिंदा रहना है तो उसको जिंदा रखना होगा, क्योंकि खाना वही बनाता है और उसी का खाना लेके हम इधर उधर तल फल के खाते हैं, लेकिन देता वही है सबको खाना। तो एक तो आपका हो गया क्या,
तो आपका क्लोरोफिल हो गया। दूसरा सनलाइट, ये सूरज का देन है, आप समझ ही रहे हैं, एनर्जी वहीं से आता है, वही एनर्जी पौधा को देता है। और उसके बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा और वाटर हो गया। यानी चार चीज, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन चारों की मदद से। तो आप देखिए मैंने क्या करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्रकाश, प्रकाश यानी क्या, सूरज का प्रकाश, क्लोरोफिल रिएक्शन करवाएं तो आपका ग्लूकोज बना, वाटर बना, ये बना, और फिर से क्लोरोफिल क्या हो गया, बाहर निकल गया। कितना अच्छा चीज़ है, क्लोरोफिल रिएक्शन में भी भाग लिया और लास्ट बाद में भी क्लोरोफिल निकल गया। तो हमको मिला क्या, तो बेटा CO2 हीटेबल गैस होता है। उसको पौधा, यानी जब पौधा खाना बनाता है दिन में जब खाना बनाएगा पौधा, तब क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। तो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम से अगर हम पौधा के नज़दीक रहे तो अच्छा से अच्छा फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा। केमिकल रिएक्शन होने के बाद ताज़ा ऑक्सीजन हमको मिलेगा, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधित कोई बीमारी हमको होने वाला नहीं है, यानी श्वास संबंधित जो होगा, रिस्पायरेशन संबंधित कोई बीमारी नहीं होगा, ये अच्छी बात है। रात के समय में उल्टा क्रिया होता है, रात के समय में उसको सनलाइट मिलता नहीं है तो खाना नहीं बनाता है। तो हइयो है बड़ा विशाल, तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ले लेता है। तो रात के समय पौधा के नज़दीक नहीं रहना चाहिए, दिन में रहना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्रकाश और क्लोरोफिल लेके ये बना दिया, और यहाँ से ये निकला, फिर आपको ये बाहर निकल गया। तो किस गैस की आवश्यकता हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता हुई। किस गैस की आवश्यकता हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता हुई। किस गैस की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता हुई। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए कौन सा क्वेश्चन है, फटाफट इसको भी प्रिंट करते रहिएगा। मैं पानी पी लूँ 1 मिनट। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, वॉकमैन, वॉकमैन, वॉकमैन आता था ना, वॉकमैन, वॉकमैन कहता है वॉकमैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। वॉकमैन आपका नाम है, वो कौन सा ऐसा चीज़ खोजा था जिसके लिए उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पेंसिलिन, दूसरा दिया हुआ है क्लोरोमाइसिटिन, और तीसरा दिया हुआ है टेरामाइसिन, और चौथा दिया हुआ है स्ट्रेप्टोमाइसिन। किसको खोजा था, तो वॉकमैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन को खोजा था, जिसके लिए उसको क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है सो देखिए, क्या कहता है कि क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम है। बेटा क्लोरोफॉर्म क्या होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्लोरोफॉर्म के विषय में हम पहले भी बता चुके हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्लोरोफॉर्म होता है बेटा CCl4। इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, CCl4। इसका नाम अगर लिखेंगे हम लोग तो इसको लिख सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिख सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका नाम हम लिख सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन मतलब कार्बन, और चार, टेट्रा मतलब चार, और Cl मतलब क्लोराइड। और इसका स्ट्रक्चर लिखिएगा तो आपको ऐसा आएगा, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी हम लिख सकते हैं, 4 गो क्लोरीन है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेट्राक्लोरो। एक कार्बन के लिए अल्केन में कौन सा ग्रुप आता है, तो मीथ, तो टेट्राक्लोरोमीथेन भी लिख सकते हैं, यानी टेट्राक्लोरोमीथेन लिख सकते हैं। तो आपका क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या हो गया, तो क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम बेटा ये हो गया, IUPAC नाम आपका ये हो गया, कॉमन नाम आपका ये हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, या टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन वो हो गया, केमिकल फार्मूला ये हो गया, स्ट्रक्चर ये हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कहता है कि ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है सो देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल में अपनी वर्षा की उत्पत्ति के लिए, अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए, अपनी नहीं अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए जवाबदेह होता है। तो बेटा अम्लीय वर्षा क्या होता है, पहले हम ये समझा दें कि एसिड रेन क्या होता है, इसके दुष्प्रभाव क्या सब हो सकते हैं, उसके बाद हम अम्लीय वर्षा के लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल होगा कहानी में ही आ जाएगा। तो बेटा अम्लीय वर्षा क्या होता है, एसिड रेन जो होता है वह आपको जिसमें H+ का स्तर बढ़ जाता हो या ऊंचा हो, H+ का स्तर क्या हो, यानी वैसा वर्षा जिसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन जो होगा
H+ आयन का जो स्तर होगा, हाइड्रोजन आयन का जो स्तर होगा वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा कहता है कि जिसके pH का मान कम होना चाहिए, यानी 4 से 5, लगभग 4 और 5 के बीच में। pH का मान 4 और 5 के बीच में होगा तो 7 से कम है तो ये अम्लीय हो जाएगा। कहता है इसका निर्माण जो है सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है, यानी जब वर्षा होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं उसके साथ एसिड जो वर्षा का पानी है वो रिएक्ट कर जाता है और एसिड रेन का फॉर्मेशन कर लेता है। और जब अम्लीय वर्षा होगा बेटा तो आपके बिल्डिंग पर पड़ेगा तो आपका बिल्डिंग का चमक खराब कर देगा। कोई भी जीव जंतु, हम अगर अम्लीय वर्षा में भीग जाए तो हमको स्किन डिजीज हो जाएगा। ये अम्लीय वर्षा का पानी अगर नदी, पोखर, तालाब, झील कहीं भी चला जाएगा तो वो नदी, पोखर, तालाब, झील में जितने भी जीव हैं, जितने भी मछली, कीड़े मकोड़े हैं वो सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, उसको प्रदूषित कर देगा। इतना ही नहीं, ये अम्लीय वर्षा अगर पेड़ पौधा पर पड़ेगा तो उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। तो हर एक एंगल से अम्लीय वर्षा हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदेह होता है। तो इसमें कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है, तो मुख्य रूप से बेटा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं, ठीक है। ये आपका CH दिया हुआ है, CH पता नहीं CH कौन सा है, ओजोन O3 नहीं, ओजोन नहीं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। यहां तक समझ में आया बेटा। एग्जामिनेशन करीब है। मैं एक बात और आप लोग को बता दूं कि अब आपका एग्जामिनेशन इतना करीब आ गया है कि मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूं उसको तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते ही रहिए, उसको छोड़ना नहीं है। कंटिन्यू प्रैक्टिस को लूज नहीं करना है, प्रैक्टिस कंटिन्यू चलना चाहिए। लेकिन एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि मैं इसी लेक्चर में आपको लास्ट में ब्रह्मास्त्र अंतिम प्रहार देने वाला हूं। ब्रह्मास्त्र अंतिम प्रहार जो आपको दिया जाएगा, उस प्रहार में आपको एक 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 100 फिजिक्स का, 100 केमिस्ट्री का और 100 मैथ का। 100 क्वेश्चन होगा, लगभग 1 घंटा से 1.25 घंटा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन को हम सेकेंडों में समय देते हुए नजर आएंगे। मात्र सेकेंड मात्र का समय देंगे, 25 से 30 या 40 सेकेंड होते होते एक क्वेश्चन को हम आपके सामने समाप्त करते हुए नजर आएंगे। तो उसको बिना देखे आप एग्जामिनेशन को अटेंड करने नहीं जाएंगे, उसको भी देखेंगे। और अच्छा लग रहा हो तो बेटा बार बार कहते हैं लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूलना नहीं है। और सब्सक्राइब तो तुरंत कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या है नहीं है। अब तो आप लोग इस दौर के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं, लेकिन घबराइएगा नहीं। इसके बाद भी मैं आप लोग को बहुत सारे सर्विस देते हुए नजर आएंगे, बहुत कुछ आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद भी पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। तो चलिए उसका वेट तो बाद में करेंगे, फिलहाल हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है। जो धातु आपको दिया गया है इसमें बहुत सारे मेटल्स है, इसमें पूछ रहा है कि सबसे भारी क्या है, तो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये कम से कम आपको 50-60 तक का परमाणु संख्या, परमाणु भार संख्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बेटा आपको हमेशा याद रखना होगा, तभी आप केमिस्ट्री में कुछ अच्छे कर सकते हैं। अब कहता है कि तांबा, तांबा यानी क्या, कॉपर, कॉपर का मास कितना होता है, 63.5 होता है। एल्युमिनियम दिया हुआ है, एल्युमिनियम का सिंबल एल होता है, मास कितना होता है 26.7। अब कॉपर का एटॉमिक नंबर तुमसे पूछ देगा तो एटॉमिक नंबर भाई कितना होता है, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 29, कितना 29 होता है। और मास कितना होता है 63.5, ठीक है। AMU लिखो, यू भी लिख सकता है ग्राम में तो ग्राम में भी लिख सकता है। अब आपका एल्युमिनियम दिया हुआ है तो एल्युमिनियम का कितना होगा भाई, तो एल्युमिनियम का कितना होता है, ये 13 होता है एटॉमिक नंबर, मास कितना होता है तो 27। वैसे ही आपका यूरेनियम दिया हो, यूरेनियम का कितना होता है तो 92 होता है, ये कितना होगा 238 भी होता है, 239 भी होता है, 236 भी होता है। ये सारे जो है ये सारे आपको होते हैं। यूरेनियम आपको जो अर्थ क्रस्ट पर पाया जाता है हमारे पृथ्वी पर, जो ज़्यादा अमाउंट में यूरेनियम पाया जाता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि यूरेनियम
वैसा यूरेनियम, ठीक है, जिसका परमाणु भार संख्या अगर इवन नंबर आता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है उसके अपेक्षा जिसका ऑड आता है। तो यहाँ पर यूरेनियम 238 जो आपका दिया गया है ये आपका इवन नंबर है, तो हमारे अर्थ क्रस्ट पर ये ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद आपका चांदी दिया हुआ है, तो चांदी का कितना होगा भाई, ये 108 होता है। अब ये क्या होगा वो आप लोग को बताना होगा। सोना चांदी कितना, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये आपको याद होने चाहिए। तो इसमें मास सबसे ज़्यादा किसका आ गया, तो मास आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है और इसका ये है। जिस यूनिट में आपको लेना है एटॉमिक मास यूनिट में लीजिए तो यू यू यू, या एएमयू एएमयू एएमयू। मोलर मास में लीजिए तो आप ग्राम में तो ग्राम 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 ऐसे लीजिएगा, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा जो मास है वो आपको किसका मास है, तो यूरेनियम 235 का मास क्या होगा, सबसे मैक्सिमम मास होगा। क्या होगा, सबसे मैक्सिमम मास होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये बहुत ही खूबसूरत सा जो बहुत ही बेहतरीन लेक्चर था, ये लेक्चर का समाप्ति हो गया। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, हम बहुत यथक प्रयास कर रहे हैं बेटा। अभी ये सुबह का 4:30 पौने 5 बजे का समय है, और आप याद कीजिए, ज़रा रिमाइंड करके आप सोचिएगा कि हमें ये सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग इस लेक्चर को देना था, इसलिए हम मॉर्निंग में काम करते हुए सब चीज़ करते हुए, आप सोचो कि 4:30-5 बज चुका है, तो हम कब सोएंगे ये तुम आकलन कर सकते हो। लेकिन उतनी खुशी सोने से नहीं होती है जितना खुशी जब मैं आपको ये लेक्चर देता हूँ या पब्लिश कर देता हूँ तब होता है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। हंसते खेलते मुस्कुराते पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।